नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास के अंदर हम लोग जो 4 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, उसे पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और जो पाठ परिचय है ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इनके पदों की जो व्याख्या है उसे हम लोग समझते हुए चलते हैं कि किस तरह से यहाँ जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उन्होंने किसान की जो दुर्दशा है या उनकी जो स्थिति है उसका यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है। यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी किसानों को लेकर उनको ध्यान में रख कर के किसी तरह की कोई बात नहीं रखी गई, और जब आज देश आज़ाद हो गया है तो आज भी किसानों को ध्यान में रख कर के कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है जिससे कि किसानों का जो जीवन है वो आसानी से व्यतीत हो सके, आसानी से बीत सके। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सैदरस बह खिसका। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी यहाँ किसान की स्थिति को, उसकी निराशा, हताशा, उसके दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंधकार के समान, अंधेरी एक गुफा के समान आज किसान की आंखों में देखने से डर लगता है। तो क्वेश्चन भी मैंने कराया था भाई, जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्हें किसान की आंखों में देखने से डर क्यों लगता है? तो इसका उत्तर ये रहेगा कि क्योंकि किसान की आंखों में निराशा, दुख, शोषण, अत्याचार ये उसकी आंखों में भरा हुआ है। इसलिए उसकी आंखों के इतने गहरे दुखों को देख करके जो कवि है उसका हृदय डर जाता है, भयभीत हो जाता है। और उन आँखों में क्या भरा हुआ है? उन आँखों में एक दीनता का भाव, एक निराशा, हताशा का भाव भरा हुआ है। इसीलिए उसके जो दुख का नीरव रोदन, एक दुख का मौन रुदन, बिना आवाज़, जिसे मौन रुदन उसकी आँखों में भरा हुआ है। अब यहाँ जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो किसान की कहानी को आरंभ करते हुए कहते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सैदरस भय किसका। यानी किसान कभी ऐसा था कि वह बिल्कुल स्वतंत्र था, वह अपने खेत खलियानों का स्वयं मालिक था। इसलिए उसकी आँखों में हमेशा एक स्वाभिमान, एक अभिमान की भावना भरी रहती थी। किंतु आज ये सांसारिक लोग उसे संकटों के बीच में अकेला छोड़कर उसी तरह उससे दूर हो गए, जैसे कोई बीच धारा में बह रहा होता है तो धारा के बीच में, उस नदी के बीच में कोई ऊंचा किनारा आ जाता है तो वह किनारा उस बहते हुए व्यक्ति के पास नहीं आता है बल्कि उससे दूर होता हुआ चला जाता है। उसी तरह ये सांसारिक लोग जो हैं किसान को दुखों में, मुसीबतों में अकेला छोड़कर आज उससे दूर हो गए हैं। तो यहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए ही आगे बढ़ाते हैं। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिन से। यानी यहाँ कवि उस किसान की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक समय किसान के वो खेत जो हैं उनमें जो फसल है वो लहलाती रहती थी। लहलाते वे खेत द्रगों में, द्रग मतलब नेत्र, उसकी आँखों में जो खेत हैं वो लहलाते रहते थे। तो यहाँ मैं इस पद को नोट कर देता हूँ, आपको समझने आए। लहलाते, लहराते वे खेत द्रगों में, द्रगों का अर्थ होता है नेत्रों में, और हुआ बेदखल, किंतु आज किसान अपने खुद के खेतों से वो बेदखल हो गया है, उसे उसके अपने ही खेतों से अलग कर दिया है, वह अब जिन से। ठीक है, तो किसान अपने जिन खेतों से बेदखल हो गया है, आज वही खेत उसकी आंखों में हमेशा लहराते रहते थे।
कभी हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रन से, यानी त्रन का मतलब होता है तिनका, एक समय था जब उस लहराते खेतों को देखता था तो उसकी आंखों के अंदर एक स्वाभिमान भरा रहता था, लेकिन आज वह अपने उन किसानों से बेदखल हो गया है। उन लहलाते हुए खेतों को देखकर कभी उसके जीवन में प्रसन्नता रहती थी, उसके तिनके तिनके को देख करके उसके जीवन में खुशहाली थी, लेकिन आज वह अपने खेतों से बेदखल हो गया है। आगे क्या लिखता है? आँखों ही में घूमा करता, आँखों ही में घूमा करता वह आँखों का तारा, यानी किसान का एक सबसे प्यारा इकलौता बेटा था, उसकी आँखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। ठीक है, अब ये जो कारकुन शब्द है इसका अर्थ आप समझ लीजिए। कारकुना का मतलब है जमींदार साहूकार जो लोग थे, उनके लठेतों ने किसान के बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। अब क्या झगड़ा हुआ होगा भाई? किसान ने जमींदारों से जो कर्ज ले रखा था वो समय पर नहीं चुका पाए होंगे, तो जमींदारों ने उनके खेतों को अपने नाम करने के लिए या हड़पने के लिए, खेतों पर कब्जा जमाने के लिए खेतों पर गए होंगे, और वहाँ पर किसान के बेटे ने उनका क्या किया होगा? विरोध किया होगा, और तभी इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ होगा। तो जो जमींदार साहूकारों के जो कारकुने हैं, अर्थात जो लठेत हैं, उन्होंने लाठियों से पीट पीट करके और किसान के बेटे को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। आज किसान की आंखों में उसका वो सबसे प्यारा बेटा हमेशा घूमता रहता है, अर्थात उसे याद आती रहती है। तो यहाँ इस पद को और समझने की कोशिश करिए, और बढ़िया तरीके से आप सीखेंगे इसको। देखिए, पहले मैं अनुवाद कर देता हूँ। कवि यहाँ पर किसान की कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि किसान की आंखों में अब भी उसके वे अपने खेत लहराते रहते हैं, जिन्हें जमींदारों ने उसे बेदखल करके उसे छीन लिए। यानी जमींदारी जो युग होता था, उस समय जो ज़मीन है वो पट्टे पर दी जाती थी, लगान पर दी जाती थी, और जब समय पर लगान नहीं दिया जाता था तो उन खेतों से उसको क्या कर दिया जाता था? बेदखल कर दिया जाता था। तो लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की। तो लगान नहीं दे पाते तो जमींदार उससे उन दिए हुए खेतों को न्यायालय की सहायता से वापस छीन लेते थे। इसे ही बेदखल करना कह रहे हैं। उसके वे खेत उससे छीन लिए गए जिनमें उगे हुए हरे तिनकों की हरियाली में लहलहाते हरे भरे खेतों के एक एक तिनके में उसके जीवन की हरियाली खिलखिलाती रहती थी। लेकिन खेतों के छिन जाने से किसान के जीवन की प्रसन्नता भी नष्ट हो गई। उस किसान पर जमींदारों और महाजनों ने कैसे कैसे अत्याचार किए, कवि उन्हीं अत्याचारों के संबंध में वर्णन करता हुआ कहता है। आगे कह रहा है कि उस किसान की उन आँखों में अपना वह आँखों का तारा, एक सबसे प्यारा बेटा हमेशा घूमता रहता है, हमेशा उसकी छवि आँखों में समाई रहती है, जो भरी जवानी में ही जमींदार और साहूकारों के लठेत नौकरों के द्वारा लाठियों से मार डाला गया। खेत में बेदखल होने का विरोध करने पर उन लोगों ने उसके इकलौते जवान बेटे को जान से मार डाला था।
वह किसान निराशा की स्थिति में यही सब सोचता रहता है। तो अब देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया कि एक अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न आते हैं और एक भाव ग्रहण से संबंधित आते हैं। तो यहाँ मैं इसके कुछ प्रश्न आपके सामने नोट कर देता हूँ। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, तो ये आप लोगों को देखकर करने हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है, देखिए, किसानों की आंखों में केवल अब खेतों की यादें क्यों रह गई हैं? किसान की आंखों में अब केवल खेतों की याद क्यों रह गई? देखिए, किसान की आंखों में अब केवल खेतों की याद क्यों रह गई है, यादें क्यों रह गई है? तो कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ किसान के जो खेत थे वो जमींदारों ने उससे छीन लिए, उसे बेदखल कर दिया। अब तो खेत के लहराते हुए जो खेत ही हैं उनकी यादें ही किसान की आंखों में रह गई है। किसान की आंखों में केवल अब खेतों की यादें इसलिए रह गई है क्योंकि वे किसान कभी खेतों के मालिक हुआ करते थे। किसान कभी खेतों के मालिक हुआ करता था। उस समय वे अपना जीवन स्वाभिमान पूर्वक जिया करते थे। जमींदारों को लगान न दे पाने के कारण बेदखल हो गए और परिणाम स्वरूप उन खेतों की यादें ही उनके मन में रह गई हैं। तो ये इसका उत्तर है, यह आप नोट कर लेंगे सुन करके। दोबारा सुन लीजिए, किसान की आंखों में केवल अब खेतों की यादें इसलिए रह गई हैं क्योंकि वे किसान कभी खेतों के मालिक हुआ करते थे। उस समय वे अपना जीवन स्वाभिमान पूर्वक जिया करते थे। जमींदारों को लगान ना दे पाने के कारण बेदखल हो गए और परिणाम स्वरूप खेतों की यादें ही उनके मन में रह गई है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ आंखों का तारा से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो यहां आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सबसे प्यारा। आंखों का तारा से अभिप्राय किसान अपने जवान बेटे की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, यह आंखों का तारा से अभिप्राय किसान के पुत्र से जो उसे बहुत प्रिय था और खेत पर कब्जा करने का विरोध करने से जो कारकुन हैं उन्होंने मार दिया उसे, कारकुनों ने उसे मार दिया था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। आंखों का तारा से अभिप्राय किसान के पुत्र से है। आंखों का तारा यहाँ आंखों का तारा से अभिप्राय किसान के पुत्र से है जो खेत पर कब्जा करने आए जमींदारों के लठेतों के द्वारा मार दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, किसान के जीवन की प्रसन्नता क्यों नष्ट हो गई? किसान के जीवन की प्रसन्नता
क्यों नष्ट हो गई। किसान के जीवन की प्रसन्नता क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि उसका जो जीवन है, खेत खलियान है, वो उससे छीन ले गए। खेतों का अपने आप को मालिक समझते थे, उन खेतों से आर्थिक कमजोरी के कारण उन्हें बेदखल कर दिया गया। किसान के जीवन की प्रसन्नता इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि किसान जिन खेतों को अपना मानता था, अब उसे उन खेतों से जमींदारों ने बेदखल कर दिया। किसान के जीवन की प्रसन्नता इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि किसान जिन खेतों को अपना मानता था, उनका मालिक समझता था, जिन खेतों को वह अपने आप को मालिक समझता था, अब उन खेतों से जमींदारों ने उसे बेदखल कर दिया। तो देखिए, इस तरह के जो प्रश्न हैं आप लोग कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। कारकुन कौन थे? तो आप जानते हो, जमींदार या जो सूदखोर होते हैं, उनके जो कारिंदे होते हैं उन्हें हम कारकुने बोलते हैं, यानी जो लठेत होते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, ये वाला पद आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे के पदों की। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद की जो बातें हैं वो हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो देखिए, यहाँ तक ये कहानी बढ़ चुकी है कि किसान का एक बेटा था जिसे जमींदार सूदखोरों के जो लठेत थे उन्होंने लाठियों से पीट पीट करके उसे अधमरा कर दिया, यानी उसे उसकी हत्या कर दी, एक तरह से मार दिया। आज किसान अपने उस जवान बेटे को याद करते तो हमेशा उसकी आंखों में वो उसका किसान को वो जवान बेटा जो है उसकी आंखों में घूमता रहता है, उसकी याद उसे आती रहती है। नेक्स्ट देखिए आगे, इसके आगे अगला पद है बच्चों, इसमें बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी किसान के जीवन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो महाजन, जो जमींदार, जो सूदखोर थे, उन्होंने अपने दिए हुए ऋण को, कर्ज को वापस लेने के लिए किसान का जो घर बार जो भी किसान के पास थे उन सब को बिकवा दिया और ब्याज के नाम की एक कौड़ी तक, एक पैसा उनके ऊपर, किसान के ऊपर नहीं छोड़ा। रह रह आंखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी, बरद मतलब बैल, और किसान के पास एक बैलों की जोड़ी थी, लेकिन महाजनों ने, जमींदारों ने किसान की वो बैलों की जोड़ी भी बिकवा दी। आज रह रह करके वह किसान के बैलों की जो जोड़ी उसे याद आती है, उसकी आंखों में चुभती है, उसको याद आती है। तो देखिए, यहाँ हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की, महाजन ने ब्याज की ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी।
कुर्क का मतलब होता है नीलाम कर दिए गए उन बैलों को। किसान के पास एक बैलों की जोड़ी थी जिसे नीलाम कर दिया, वह भी किसान को रह रहकर याद आती है। अब आगे देखिए क्या कहानी आ रही है। उजरी उसके सिवा, यानी किसान के पास एक उजरी नामक गाय थी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। यानी किसान के पास एक उजरी, एक सफ़ेद गाय थी जो किसान के अलावा किसी को भी अपने पास दूध निकालने के लिए आने नहीं देती थी। आह आँखों में नाचा करती है, आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान की आंखों में वह उजरी नामक गाय हमेशा नाच रही है, अर्थात वह उसकी आंखों में हमेशा याद आ रही है उसे, क्योंकि वही उसके सुख दुख का एक साथी, एक जीवन है। तो वह उसके जीवन की एक सुख की खेती है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं इसके भी क्वेश्चन आंसर समझ रहे हैं। और वापिस से अनुवाद आप लोग सीखिए, इसका क्या बोलना है कि कवि सूर्यकांत जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, वो किसान के जीवन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि किसान के पास, यानी जो महाजन थे, उन्होंने अपना ब्याज लेने के लिए कर्ज देने वाले जो निर्दयी साहूकार हैं, उन्होंने नीलाम करा करके और किसान के घर द्वार बिकवा दिया और उस पर ब्याज की एक कौड़ी तक ना छोड़ी। उसकी आंखों में उसकी वह अपने बैलों की जोड़ी जो है रह रहकर एक कसक, एक टीस, एक दर्द पैदा करती है, जिसे उसके साहूकार ने अर्थात जमींदारों ने नीलाम करवाकर उसे छीन लिया। अब वह किसान यही सब सोचता रहता है। ठीक है, तो बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। तो किसान से अपना कर्ज वसूलने के लिए जो महाजन थे, उन्होंने उनके घर द्वार सब बिकवा दिए। उनके पास एक बैल की जोड़ी थी, वो बैल भी नीलाम करवा दिए। किसान की आँखों में ये सारी बातें चुभती रहती हैं, उसे एक पीड़ा अनुभव होती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती थी। और किसान के पास एक गाय थी। निराश हुए किसान की करुण जीवन कथा को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है कि उसकी उजरी नामक सफ़ेद गाय उसके अलावा और किसी भी दूसरे आदमी को अपना दूध निकालने के लिए अपने पास तक आने नहीं देती थी। और आज भी उसकी आंखों में गाय का वह स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान की वह सुख भरी खेती जो उजड़ गई है, हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। हमेशा किसान को याद आती रहती है अपने सुख की वो खेती, वो गाय उसे याद आती रहती है। इसी के आगे और सुनिए बच्चों क्या कहानी है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। अब ये जो लास्ट में पैराग्राफ आएगा इसके मैं करवा दूंगा क्वेश्चन आंसर, ये अभी अब कंटिन्यू पढ़ लेते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। और किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। किसान अपनी पत्नी की देखभाल या उसकी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाता है और बिना देखभाल दवा के बिना उसकी पत्नी भी मर जाती है, उसकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। स्वर्ग चली आंखें आती भर। और पत्नी के मर जाने के बाद किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और बिना देखभाल के, देखभाल ना होने की वजह से किसान की दूध मुही छोटी बेटी जो थी वो भी
माँ के मरने के 2 दिन बाद वो भी मर गई, बिटिया भी 2 दिन बाद ही क्या हो गई, मर गई। लेकिन घर में विधवा रही पतोहू, किंतु अब घर के अंदर एक विधवा पुत्र वधू बची थी, लक्ष्मी थी। यद्यपि वह अपने गुणों से, अपने संस्कारों से साक्षात लक्ष्मी थी, किंतु उसे भी समाज में, गांव में पति घातिन कहकर के संबोधित किया। गांव के अंदर या आसपास के एरिया में परंपरा होती है कि अगर किसी कारणवश पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी को उसका दोष मढ़ दिया जाता है। तो यहाँ उसी परंपरा की बात हो रही है कि घर के अंदर यद्यपि एक विधवा पुत्र वधू रह रही थी और वह अपने गुणों से, अपने संस्कारों से साक्षात लक्ष्मी थी, किंतु उसे भी गांव के लोगों ने पति घातिन कहकर आरोप लगाया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और कोतवाल ने उसे पकड़कर अपने पास बुलवाया, जिसकी शर्म और लज्जा की वजह से उसने कुएं में कूद करके और अपनी जान दे दी। डूब कुएं में मरी एक दिन, और एक दिन वो कुएं में डूब करके और मर गई, उसने अपनी जान दे दी। तो देखिए यहाँ ये सब बात आप समझते चलिए कि बिना दवा दर्पण के, क्या बोल रहे हैं अपन, बिना दवा दर्पण के घरनी, यानी कि किसान की घरवाली, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना, दूध मुही, यानी दूध मुही यानी कि उसकी दूध पीती हुई छोटी बेटी थी, वो बिटिया भी 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू। पतोहू का मतलब होता है पुत्र वधू। लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन, और वह कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। आगे कहानी को बढ़ाते हुए कवि कह रहा है कि जो औरत है वो पैर की जूती है। अब ये उस परंपरा, उस संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ गांव में महिलाओं को, या इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को एक पैर की जूती के बराबर सम्मान दिया जाता है। जैसे एक जूती फट जाती है तो उसके स्थान पर दूसरी जूती ले आते हैं, उसी तरह महिलाओं को लेकर के सोच है ये समाज में। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि इस समाज के अंदर महिलाओं को के लिए इस तरह की सोच है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ उजागर किया है। खैर पैर की जूती जोरू, कि जो जोरू है, पत्नी है, वो पैर की जूती है। न सही एक, अगर एक नहीं तो दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, किंतु जैसे ही वह अपने जवान लड़के की याद करता है, सांप लौटते फटती छाती, उसके सांप लौटने लग जाते हैं। सांप लौटना अत्यधिक दुख होना, ठीक है ना, और फटती छाती, और दुख और वेदना के कारण किसान की छाती फटने लगती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक हिलाती। और जब किसान अपने जीवन के पिछले सुखों को याद करता है
तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, किंतु तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। किंतु तुरंत ही उसकी दृष्टि एक शून्य आकाश में गड़ कर और एक तीखी, एक तेज नोक के समान बन जाती। अर्थात जब किसान अपने पिछले सुखों को, अपने पिछले जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में पल भर के लिए एक चमक आ जाती है, किंतु जब वह वास्तविक स्थिति से परिचित होता है तो उसकी आंखें शून्य में गड़ जाती और उसके हृदय में एक गहरी चोट, एक तीखी नोक के समान उसके हृदय में पीड़ा होती, दुख होता। तो इस तरह से यहाँ ये जो कविता है बच्चों, कितने अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब काम ये रह गया है कि जितनी भी ये कविता हम लोगों ने पढ़ी है, इसके अंदर जो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न होते हैं और जो भाव ग्रहण से संबंधित प्रश्न होते हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप एक बार समझ लीजिए कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। तो इस कविता में जो पहले नंबर का प्रश्न दे रखा है, इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिलने वाले हैं कि गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। तो आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो सामान्य रूप से हमें अपने प्रियतम, अपने परिवारजनों की मृत्यु, दुर्घटना, मारपीट, अपमान या किसी नुकसान आदि के से डर लगता है। ठीक है, आमतौर पर अगर हमें कोई प्रियतम है, कोई प्रेमी व्यक्ति है, कोई परिवार का व्यक्ति, उसकी मृत्यु, दुर्घटना, मारपीट हो गई है, कोई अपमान हो गया है, कोई नुकसान हो गया है, तो इन चीज़ों से डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उन आँखों से किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। उस किसान की खेती, घर द्वार, पुत्र वधू, पत्नी, बिटिया आदि सभी खत्म हो चुके हैं और वो बेसहारा और निराशा से पीड़ित है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आँखों में घोर निराशा, दुख और शोषण भरा हुआ है, इसलिए कवि को उन आँखों में देखने से डर लगता है। नेक्स्ट है, डरते हुए भी कवि ने किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो डरते हुए भी कवि ने किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वह समाज के सामने किसान की जो वास्तविक स्थिति है उसे लाना चाहता है। जमींदारों और महाजनों के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और शोषण का पर्दाफाश करना चाहता है। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि किसान की आंखों से नहीं डरता तो भी वह अपने कवि धर्म को निभाने के लिए कविता लिखता। कवि प्रगतिवादी युग का जो शोषण और जो शोषितों की पीड़ा है उसको अनुभव किया है और उसे अपने काव्य का विषय भी बनाया है। ठीक, इस तरह से आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आसानी से और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, उन्हें देखकर आप समझ जाइएगा, लिखिएगा और ये सभी जो कविता आपको पढ़ाई है उसे आप एक बार वीडियो को ध्यान से सुन करके और उसे समझने की कोशिश ज़रूर करिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।